गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक जाखड़, व्याख्याता भूगोल, शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर शेखावाटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास। कल की कक्षा में हमने पढ़ा संसाधनों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ते हैं संसाधनों का संरक्षण और पोषणीय विकास। सबसे पहले बात करते हैं संसाधन की। जो हमने कल वाली कक्षा में पढ़ा था, संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? वे सभी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, मानव जिनको दैनिक जीवन में काम में लेता है, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन संरक्षण से अभिप्राय है संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण, विवेकपूर्ण व नियोजित ढंग से विनाश रहित उपयोग। संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण, विवेकपूर्ण व नियोजित ढंग से विनाश रहित उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है? संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए काम में आते हैं। संसाधन संरक्षण का यह मतलब कदापि नहीं है कि संसाधनों का उपयोग ही नहीं किया जाए, संसाधनों को काम में ही न ले जाए, बल्कि संसाधनों को काम में लिया जाए, लेकिन जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए या फिर किसी एक संसाधन के स्थान पर दूसरे संसाधन को, जैसे किसी संसाधन की कमी है तो उस संसाधन के स्थान पर किसी प्रतिस्थापक संसाधन के रूप में काम में लिया जाए। जैसे संपूर्ण विश्व में तांबे की कमी है और तांबे के प्रतिस्थापक के रूप में एल्यूमिनियम को काम में लिया जा सकता है, तो तांबे की जगह पर तांबे को केवल मशीनरी, विद्युत उपकरणों के रूप में काम में लेकर उसके स्थान पर किसका उपयोग किया जाए? एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाए। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। अब देखो, सीधी सी बात है कि मानव के विकास के लिए, मानव के सतत विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है? संसाधनों की आवश्यकता है। और संसाधनों का प्रयोग लंबे समय तक हो, संसाधनों का प्रयोग लंबे समय तक हो, और लंबे समय तक प्रयोग होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि लंबे समय तक तो प्रयोग तब भी किया जाएगा तब संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है, अन्यथा तो संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय भी होते हैं और समाप्य संसाधन होते हैं जो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यानी कि संसाधनों का उपयोग विनाश रहित होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण की समस्या की। संसाधन संरक्षण की समस्या। संसाधन संरक्षण की समस्या की बात करें तो मनुष्य के विकास के लिए संसाधनों का उपयोग अनिवार्य है। लेकिन किन संसाधनों का उपयोग किया जाए, कौन सी समस्याएं आती हैं, वो देखें तो अधिकांश संसाधन क्या हैं? समाप्य संसाधन। क्या हैं? अनवीकरणीय, यानी जिसको एक बार काम में लेने के बाद क्या हो जाते हैं? वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये समस्या किस कारण से आती है? इन समस्याओं की बात करें तो 4 कारक हैं। इसलिए इसे संसाधन संरक्षण की समस्या के 4 कारक हैं। और ये 4 कारक कौन कौन से बच्चों? नंबर 1 है
वो है सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि। तेज गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग नहीं किया जा सकता, या संसाधन संरक्षण का कार्य नहीं किया जा सकता। संसाधन संरक्षण में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? जनसंख्या वृद्धि। दूसरी क्या आती है? नगरीकरण व औद्योगिकरण। क्या है? नगरीकरण व औद्योगिकरण भी क्या करता है? संसाधनों का विद्वान करता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। तीसरी उपभोक्तावादी पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। उपभोक्तावादी पश्चिमी संस्कृति का प्रसार और उपभोक्तावादी पश्चिमी संस्कृति के प्रसार के कारण भी क्या है? संसाधनों के संरक्षण में समस्या आती है। चौथी, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति भी एक समस्या है। अधिकतम विकास की प्रवृत्ति, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। अब क्या प्रत्येक राष्ट्र किसकी ओर ध्यान दे रहा है? विकास की ओर दे रहा है, लेकिन ध्यान किस ओर नहीं दे रहा है? संसाधन संरक्षण की। ये नहीं देख रहा कि विकास तो हो रहा है, लेकिन संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसाधन संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं या उपाय अपनाए भी गए हैं। अब आज हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। संसाधन संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? उनमें सबसे पहले संसाधन संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। नंबर 2, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। नंबर 3, जैविक संतुलन बनाए रखना। जैविक संतुलन बनाए रखना। नंबर 4 है गैर परंपरागत संसाधनों का प्रयोग। गैर परंपरागत संसाधनों का प्रयोग। नंबर 5 क्या है? वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग। वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग। नंबर 6 पर आता है प्राथमिकता के आधार पर प्रयोग, या प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। नंबर 7 पर आता है बच्चों पुनर्चक्रण। नंबर 8 पर आता है कृत्रिम संसाधनों का उपयोग। नंबर 9 पर आता है उन्नत व तकनीकी संसाधन का उपयोग।
उन्नत तकनीकी का संसाधनों में उपयोग। और नंबर 10 पर आता है बहु उद्देश्य उपयोग, संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। संसाधनों में सबसे बड़ी समस्या कौन सी होती है? जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि के अनुकूल अगर संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर संसाधनों से अधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो ये क्या है? आने वाली पीढ़ी के लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का संरक्षण करने की बजाय क्या है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके संसाधन संपूर्ण जनता तक पहुंचाए जा सकते हैं। दूसरी बात, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों को नियोजित ढंग से, उन संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग करके क्या किया जा सकता है? संसाधन संरक्षण किया जा सकता है। तीसरी बात, जैविक संतुलन बनाए रखना। जैसे जैविक संतुलन के अंतर्गत कौन से आते हैं आपके? भूमि, वन, जल, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना। अगर ये संतुलित हैं, यानी कि भूमि वन है, भूमि पर बहुमंजिला इमारतें बनाकर, या फिर वन हैं, वनों में जो पेड़ पौधे हैं उनको न काट कर, अगर वनों से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे काटे गए तो वो क्या है? भूमंडलीकरण, चक्रवात जैसी समस्याओं, अनेक प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार इनका क्या है? जैविक संतुलन बनाए रखकर संरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग। अब परंपरागत और गैर परंपरागत कौन से होते हैं? परंपरागत जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत जिनका पिछले कुछ समय पहले विकास हुआ है। जैसे आपके कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? परंपरागत स्रोत है और समाप्य स्रोत हैं, यानी एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त। जबकि गैर परंपरागत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके? जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, आदि आते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस आदि संसाधन किसके अंतर्गत है? गैर परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, जो क्या हैं? असमाप्य हैं, यानी इनको अधिक कितनी भी मात्रा में काम लिया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, आज काम मिली, कल फिर से सूर्य से प्राप्त हो जाएगी। वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग। उसके बाद क्या है? वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जैसे तांबे की उपलब्धता कम है तो उसके स्थान पर एल्यूमिनियम का उपयोग किया जा सकता है, यानी तांबे के प्रतिस्थापक के रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के अनेक वैकल्पिक संसाधनों, अनेक प्रकार के वैकल्पिक संसाधनों के माध्यम से संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, यानी कि जो संसाधन निश्चित मात्रा में है, कम मात्रा में है, उन्हें केवल उन्हीं कार्यों में तो राष्ट्रहित के लिए या अति आवश्यक, अति परम आवश्यक कार्यों में उनको प्राथमिकता दी जाए। जैसे टंगस्टन है तो टंगस्टन का उत्पादन भारत में कम होता है और भारत में कम उत्पादन होने के लिए इसका उपयोग अति परम आवश्यक कार्यों में किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण, उसके बाद क्या आता है? पुनर्चक्रण। और पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है? धातुओं को पिघलाकर
पुनः प्रयोग में लेना, धातुओं को पिघलाकर पुनः प्रयोग में लेना। जैसे आपका लोहा है, शीशा जस्ता है, तांबा है, इन धातुओं को पिघलाकर पुनः प्रयोग में लिया जा सकता है। आपका सबसे अधिक एल्यूमिनियम, शीशा जस्ता, तांबा। अब एल्यूमिनियम है, इसे पुनर्चक्रण द्वारा 80% वापस प्राप्त किया जा सकता है। एक बार काम में लेने के बाद पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा नई वस्तु बनाई जाती है एल्यूमिनियम की। वो कितने प्रतिशत एल्यूमिनियम काम आ जाता है? 80%। शीशा जस्ता कितना पुनर्चक्रण से काम आ सकता है? 75 से 80%। तांबा 65 से 75%। पुनर्चक्रण से संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद कृत्रिम संसाधनों का उपयोग। कृत्रिम संसाधनों यानी प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के स्थान पर, प्रकृति प्रदत्त संसाधन तो क्या समाप्त होने वाले हैं, तो उनके स्थान पर कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक का प्रयोग किया जा सकता है। किसके स्थान पर? लकड़ी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा सकता है? प्लास्टिक का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, जैसे रेलवे है, तो रेलवे में रेल की जो पटरियां हैं वो किसकी? लकड़ी एवं लोहे की बनी होती हैं। तो उस लोहे व लकड़ी के स्थान पर, रेलवे में लोहे व लकड़ी के स्थान पर सरिया व इसका सरिया व सीमेंट, कंक्रीट का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करें उन्नत व तकनीकी का संसाधनों में उपयोग, यानी नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी संसाधनों के संरक्षण में उपयोग किया जा सकता है। जैसे वायु परिवहन के विकास से, टेक्नोलॉजी की देन है, इससे कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनेक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। बहुउद्देशीय उपयोग, संसाधनों के बहुउद्देशीय उपयोग, जैसे एक बांध बनाकर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। अनेक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? एक बांध से उससे पेयजल के लिए जल प्राप्त किया जा सकता है, मत्स्य पालन किया जा सकता है, सिंचाई की जा सकती है, बाढ़ नियंत्रण का काम किया जा सकता है, मृदा अपरदन को रोकने का कार्य किया जा सकता है। तो ये क्या है? एक जैसे एक बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से अनेक उद्देश्यों की एवं अनेक इन मुख्य उद्देश्यों के साथ अनेक गौण उद्देश्यों की प्राप्ति करके भी संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण के बाद बात करते हैं पोषणीय विकास की। संसाधन संरक्षण के बाद हम बात करते हैं पोषणीय विकास की। सबसे पहली बात तो पोषणीय विकास होता क्या है? पोषणीय विकास पोषणीय विकास तो क्या है? पोषणीय विकास के अंतर्गत पर्यावरण के साथ संतुलित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग से। पोषणीय विकास का अभिप्राय पर्यावरण के साथ संतुलित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, क्षमता अनुसार पुनर्भरण, विनाश रहित संसाधनों के उपयोग से है। पोषणीय विकास का अर्थ है मानव का सतत विकास, यानी स्थायी विकास। मानव का क्या? सतत विकास या अस्थायी विकास। सतत विकास का मतलब है कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है, साथ में आने वाली
पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता हो। ऐसा विकास है जो वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता हो, उसे क्या सतत विकास या पोषणीय विकास कहते हैं। पोषणीय विकास की अगर हम जनसंख्या वृद्धि के साथ बात करें, जनसंख्या वृद्धि और पोषणीय विकास की बात करें, जनसंख्या वृद्धि और पोषणीय विकास, जनसंख्या वृद्धि और पोषणीय विकास। अब जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, वहाँ पर पोषणीय विकास क्या होगा आपको पता है, कम होगा। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में क्या आएगी, जीवन स्तर क्या होगा, निम्न होगा, क्योंकि लोगों को संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकेंगे, लोगों का सतत विकास नहीं हो पाएगा। अब विकास का मतलब क्या है, हम बात करते हैं संसाधनों और जो मानव विकास है, संसाधन और मानव विकास दोनों का चोली दामन का संबंध है। अब संसाधन और मानव विकास का हम कह रहे हैं चोली दामन का संबंध है। विकास का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, विकास से तात्पर्य है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, औद्योगिकरण, व कृषि संसाधनों में वृद्धि, उसके बाद समृद्ध परिवहन, संचार साधनों, का विकास, पौष्टिक भोजन, आरामदेह आवास। अब जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उसका जीवन स्तर क्या होता है, उच्च होता है। और जिन देश के लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, वहाँ का मानव विकास सूचकांक क्या होता है, उच्च होता है। बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से संपन्न देश वही होते हैं जहाँ पर ये सुविधाएं सबको आसानी से उपलब्ध होती हैं, और जहाँ ये सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, वहाँ का मानव विकास सूचकांक क्या पाया जाता है, निम्न पाया जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर हम उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों की बात करें, कौन से, उच्च मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपका, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक है 0.944। एक बात मैं आपको बता दूं, मानव विकास सूचकांक हमेशा 0 से 1 के मध्य ही ज्ञात किया जाता है, और नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.944, यानी 1 के बिल्कुल क्या है, नज़दीक है। और जितना 1 के नज़दीक होता है उतना ही वह राष्ट्र अधिक समृद्ध होता है। इन संसाधनों की दृष्टि से क्या है, वह अधिक समृद्ध होता है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का 0.935, उसके बाद स्विट्जरलैंड का 0.930। निम्न की बात करें, ये तो उच्च मानव विकास सूचकांक था। निम्न मानव विकास सूचकांक कहाँ का है, निम्न मानव विकास सूचकांक, तो वो है नाइजर का।
कहाँ का है? नाइजर। कितना है बच्चों? 0.348। कितना है? 0.348। उसके बाद अगर हम भारत का बात करें तो भारत का मानव विकास सूचकांक है, भारत मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से मध्यम श्रेणी में आता है और उसका मानव विकास सूचकांक है 0.609। और 0.609 के स्थान पर भारत कौन से स्थान पर है? 138वें स्थान पर। कौन से? 138वें स्थान पर। उसके बाद अगर हम विश्व का औसत मानव विकास सूचकांक देखें, विश्व का औसत मानव विकास सूचकांक कितना है? विश्व का है मानव विकास सूचकांक है वो है 0.711। ये था मानव विकास सूचकांक। जनसंख्या वृद्धि और पोषणीय विकास की बात की हमने, संसाधन संरक्षण की बात की, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, समस्याएं क्या हैं, संसाधन संरक्षण के विभिन्न उपायों की बात की, और इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।